आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनका जो राज्यकाल रहा है, इनका जो कार्यभार रहा है और जिस तरह से इन्होंने शासन सत्ता चलाई है, उसे हम इतिहास के झरोखे से उसे देखने का, जानने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये ज़रूर देखा कि किस तरह सम्राट हर्षवर्धन ने उनका जो पूरा शासनकाल है, उस शासनकाल में बौद्ध साहित्य, बौद्ध कला, बौद्ध संस्कृति, इसे कैसा संरक्षण दिया और उन्होंने स्वयं भी साहित्य के क्षेत्र में रचनाएं की, स्वयं भी साहित्य का निर्माण किया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि कोई सम्राट, कोई राजा ये साहित्यिक के रूप में उस वक्त अपने आप को रख सका, मतलब अपने राजकाज को चलाते हुए भी। आइए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में समझते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन किस तरह अपने राज्य कार्यभार को, राज्य को आगे बढ़ाते थे। तो देखिए, आचार्य शिलभद्र का नाम हमने सुना है। आचार्य शिलभद्र जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नियंत्रण में नालंदा विश्वविद्यालय बरसों रहा। तो आचार्य शिलभद्र भी सम्राट हर्षवर्धन के समय एक ऐसे प्रतिभा संपन्न भिक्षु थे जिनकी सब तरफ ख्याति हुआ करती थी। एक प्रभाकर मित्र नाम से एक और भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम भी सम्राट हर्षवर्धन के राज्यकाल से ही जुड़ता है। एक इनका जो नाम जुड़ता है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रभाकर मित्र जो है ये चीन गए थे धम्म के प्रचार कार्य के लिए। एक और नाम आता है जो नालंदा में अध्यापक थे, व्याकरणाचार्य चंद्रगोमी। इसे चांद्र व्याकरण के नाम से इनका जो पूरा व्याकरण है वो व्याकरण बड़ा प्रसिद्ध है। तो व्याकरणाचार्य चंद्रगोमी भी नालंदा में अध्यापक थे और वे चांद्र व्याकरण के कारण ही उन्हें बड़ी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उनके व्याकरण के संबंध में एक अद्भुत कथा पाई जाती है और देखिए ये कथा बड़ी मजेदार है। कथा यह है कि वे एक दिन वरुचि के पास गए और वहां पाणिनि के व्याकरण पर लिखा पातंजलि भाष्य पढ़ा। उसमें प्रकृति पदार्थ न देख उन्होंने स्वयं पाणिनि के व्याकरण पर भाष्य लिखा। अब बाद में वे नालंदा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आचार्य धर्मकीर्ति द्वारा पाणिनि पर एक भाष्य पहले से ही लिखा गया है। तो चांद्र को बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि ग्लानि हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि भाई जिस पर पहले से लिखा गया है उस पर मैंने फिर लिखा, इसका क्या मतलब। तो उन्होंने क्या किया कि अपने भाष्य का कोई उपयोग न समझकर उन्होंने अपने पूरे भाष्य को उठाकर कुएं में डाल दिया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उनका भाष्य धर्मकीर्ति के भाष्य से अधिक योग्य है, अब उनके सामने दुविधा पैदा हो गई कि जब उन्हें पता चला कि उनका भाष्य जो है वो धर्मकीर्ति के भाष्य से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा योग्य है, तो फिर उन्होंने किसी तरह वो कुएं में डला हुआ जो उनका भाष्य था उसको निकाले, उसको प्राप्त किए और वही है ये प्रसिद्ध चांद्र व्याकरण। इस चांद्र व्याकरण के नाम से ये प्रसिद्ध है और इसकी एक छोटी सी कहानी है जो इतिहास में मिलती है। 5वीं सदी में आचार्य दिग्नाक ये बौद्ध न्याय के पिता माने जाते रहे हैं। वे ईस्वी सन 425 उनका जो समय है उसमें वे आचार्य वसुबंधु के शिष्य थे और उनका जन्म तमिल प्रदेश में कांची यानी कि अभी जो जिसे हम कांजीवरम कहते हैं, तो कांजीवरम में एक सिंह वक्र नाम का जो गांव है उसके पास, वहां उनका जन्म हुआ था और वे वात्सी पुत्रीय बौद्ध संप्रदाय के भिक्षु नागदत्त के संपर्क में थे। उनका जो सबसे पहला संपर्क हुआ वो वहीं पर जो वात्सी पुत्रीय बौद्ध संप्रदाय के भिक्षु थे नागदत्त, ये उनके संपर्क में आए और उसके बाद वे भिक्षु बने। बाद में वे जब नालंदा पहुंचे तो आचार्य वसुबंधु का शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया और न्याय शास्त्र का अध्ययन उन्होंने विशेष रूप से किया।
मतलब लॉ की जो स्टडी है उस स्टडी को उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में किया और वहाँ उन्होंने वसुबंधु को अपना गुरु बना लिया। उससे पहले वे बौद्ध भिक्षु नागदत्त के संपर्क में थे। उसके बाद उन्होंने शास्त्रार्थ में प्रतिद्वंदियों पर विजय पाने में और न्याय के थोड़े से अपितु गंभीर ग्रंथों को लिखने में अपना समय बिताया। उन्होंने न्याय पर ग्रंथ तो कम लिखे लेकिन वे बड़े गंभीर ग्रंथ रहे हैं। आप कभी वक्त मिले तो उसकी स्टडी कीजिएगा। प्रमाण समुच्चय और न्यायवर्तिक ये उनकी कृतियां हैं। प्रमाण समुच्चय और न्यायवर्तिक। तारानाथ ये कहते हैं कि आचार्य धर्मकीर्ति भारतवर्ष को प्रकाशित करने वाले 6 विद्वानों में से एक थे और 7वीं शताब्दी के मध्यकाल में वे विद्यमान थे। ह्यूएन-त्संग धर्मकीर्ति के संबंध में एकदम मौन है। ह्यूएन-त्संग के यात्रा वर्णन में धर्मकीर्ति का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन आचार्य धर्मकीर्ति ने नालंदा में आचार्य धर्मपाल से शिक्षा प्राप्त की थी, इसका उल्लेख जरूर मिलता है। अब उस समय नालंदा के जो उप कुलपति ह्यूएन-त्संग के गुरु थे आचार्य शिलभद्र, ह्यूएन-त्संग के नालंदा प्रवेश के पहले ही धर्मकीर्ति वहां से जा चुके थे। तो आचार्य धर्मकीर्ति जब वहां से जा चुके थे और उसके बाद ह्यूएन-त्संग का उसमें प्रवेश हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय में। डॉक्टर श्रेष्ठवास्की के शब्दों में अगर हम धर्मकीर्ति को समझे तो उन्हें भारतीय कांट कहा जाता है, मतलब एक तत्ववेत्ता के रूप में। और उनका जन्म चोल साम्राज्य जो उत्तर तमिल में था, उस चोल प्रांत के तिरुमल नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था और कुछ विद्वान उन्हें कुमारिल भट्ट का भांजा बताते हैं। कुछ पुस्तकों में यह भी मिलता है कि कुमारिल भट्ट के वे भांजे थे। यदि यह सत्य हो तो फिर जिस तरह प्रमाणवर्तिक में मामा के तर्कों का भांजे ने खंडन करते हुए मार्मिक परिहास किया है, वह सजीव हास्यप्रिय व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो अगर सच मान लिया जाए कि वे कुमारिल भट्ट के भांजे थे, तो उन्होंने जिस तरह से अपने मामा के तर्कों का उन्होंने खंडन किया है प्रमाणवर्तिक में, तो उस तरह से अगर वो देखें तो एक सजीव हास्यप्रिय व्यक्ति के रूप में वे हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ये इस तरह से दिग्नाग जो है, दिग्नाग और धर्मकीर्ति, इन सब लोगों का जो प्रादुर्भाव हमें सम्राट हर्षवर्धन के समय में मिलता है, तो ये भी भारत की समृद्ध साहित्य और संस्कृति परंपरा की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं आज की बात में, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को इसी कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।